दोस्तों, अर्जुन स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। हम लोग ने पिछली वीडियो में आहार नाल के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग के वीडियोस में पढ़ा था कि जो पाचन तंत्र है हमारा, पाचन तंत्र दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक आहार नाल और दूसरा सहायक ग्रंथियां। जो हमारा पाचन तंत्र है ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, आहार नाल और सहायक ग्रंथियां। हमारे शरीर में सहायक ग्रंथियां बहुत सारी पाई जाती हैं, मगर इन सहायक ग्रंथियों में कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती हैं जो भोजन के पाचन में सहायता करती हैं। उन ग्रंथियों को हम पाचक ग्रंथियां कहते हैं। सहायक ग्रंथियां हमारे शरीर में बहुत सारी पाई जाती हैं, मगर उन्हीं सहायक ग्रंथियों में से कुछ ऐसी विशेष ग्रंथियां हैं जो हमारे भोजन के पाचन में सहायता करती हैं, भोजन के पचने में सहायता करती हैं। उन ग्रंथियों को हम पाचक ग्रंथियां कहते हैं। तो आइए इसके बारे में लिख लेते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारी सहायक ग्रंथियां पाई जाती हैं। उनमें से कुछ विशेष प्रकार की सहायक ग्रंथियां होती हैं जो भोजन को पचाने में सहायता करती हैं। उन ग्रंथियों को पाचक ग्रंथियां कहते हैं। यानी कि वे सहायक ग्रंथियां जो भोजन को पचाने में सहायता करती हैं, उन ग्रंथियों को हम पाचक ग्रंथियां कहते हैं। तो पाचक ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं? पहला है लार ग्रंथि, जिसे हम सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं। दूसरा है यकृत, जिसे हम लीवर कहते हैं। तीसरा है अग्नाशय, पैनक्रियाज। यानी ये वे ग्रंथियां हैं जो भोजन को पचाने में सहायता करती हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि यकृत जो है ये बाइल जूस का निर्माण करता है, जो हमारे छोटी आंत के ग्रहणी भाग में आता है, और वो उसमें कई सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। उसी तरह से अग्नाशय है, अग्नाशय से अग्नाशयी रस आता है, ये भी छोटी आंत के ग्रहणी भाग में खुलता है। इसमें भी कई सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। तो ये वे ग्रंथियां हैं जो भोजन को पचाने में सहायता करती हैं। इन ग्रंथियों को हम पाचक ग्रंथियां कहते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि ग्रंथि क्या होती है। हम लोग ने पाचक ग्रंथियों के बारे में पढ़ लिया, अब हम लोगों को ग्रंथियों के बारे में पढ़ना है। तो ग्रंथि क्या होती है? ग्रंथि एक विशेष अंग है जिनसे विशेष प्रकार के रसायन का स्रावण होता है। स्रावण का मतलब होता है निकलना। जैसे क्या क्या निकलता है ग्रंथियों से? अनेक प्रकार के हार्मोन्स, एंजाइम्स और अनेक प्रकार के रस और
रासायनिक पदार्थों का स्रावण होता है। ऐसे अंगों को हम ग्रंथि कहते हैं। तो आइए ग्रंथि को लिख लेते हैं। ये एक विशेष प्रकार के अंग हैं विशेष प्रकार के अंग हैं जिनसे विशेष तरह के रसायन जैसे हार्मोन्स, एंजाइम्स, रस और अन्य तरह के और अन्य रासायनिक पदार्थ का स्रावण करती है। ऐसे अंगों को ग्रंथि कहते हैं। यानी कि ये एक विशेष प्रकार का अंग है जिनसे विशेष तरह के रसायन जैसे हार्मोन्स, एंजाइम्स और अन्य प्रकार के रासायनिक पदार्थों का स्रावण करती है। ऐसे अंगों को हम ग्रंथि कहते हैं। ग्रंथि जो है दो प्रकार की होती है, एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि और एक होता है बहिःस्रावी ग्रंथि। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बताते हैं कि ग्रंथियों के कितने प्रकार होते हैं। हमने ग्रंथि के बारे में पढ़ लिया, फिर हमने बताया आपको कि ग्रंथि दो तरह की होती है। पहली जिसे हम अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड। दूसरी बहिःस्रावी जिसे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। तो पहली अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है? ऐसी ग्रंथियां जो हार्मोन्स का स्रावण करती हैं, और ये ग्रंथियां जो हैं बिना किसी डक्ट के यानी बिना किसी पाइप के जो है अपने हार्मोन्स को सीधे ब्लड में स्रावित करती हैं। स्रावित का मतलब होता है निकालती हैं। ऐसी ग्रंथियों को हम अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं जो अपने हार्मोन्स को सीधे ब्लड में छोड़ती हैं। बहिःस्रावी ग्रंथि ऐसी ग्रंथि होती है जो हार्मोन्स का स्रावण नहीं करती है, ये अन्य रासायनिक पदार्थों का स्रावण करती है। जैसे हमने आपको बताया कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है ये अपने हार्मोन्स को सीधे यानी कि सीधे ब्लड में छोड़ती है, मगर जो बहिःस्रावी ग्रंथि होती है ये जो है ब्लड में सीधे हार्मोन्स को नहीं छोड़ती, क्योंकि ये हार्मोन्स नहीं बनाती हैं, अन्य प्रकार के रासायनिक पदार्थ बनाती हैं। और ये रासायनिक पदार्थों को नलिका के माध्यम से यानी डक्ट के माध्यम से छोड़ती हैं। जैसे यकृत है, यकृत की वाहिनी को हम यानी उसकी नलिका को हम कहते हैं पित्तवाहिनी नलिका। ये अपने पित्त रस को पित्तवाहिनी नलिका के द्वारा स्रावित करती है। उसी तरह से अग्नाशय एक ग्रंथि है और इसकी नलिका है अग्नाशयी नलिका। इसमें अग्नाशय रस का स्राव होता है। तो ये अग्नाशय रस जो है किसके द्वारा ये स्रावित करती हैं? अग्नाशयी नलिका के द्वारा। तो ऐसी ग्रंथि जो नलिका के द्वारा अपने पदार्थों को स्रावण करती है, ऐसी ग्रंथियों को हम बहिःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। तो आइए इसे लिख लेते हैं। ग्रंथि दो तरह की होती है। पहली अंतःस्रावी ग्रंथि, इसको इंग्लिश में एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं।
यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है? वे ग्रंथि जो हार्मोन्स का स्रावण करती है और ये हार्मोन्स को सीधे ब्लड में स्रावित करती है। वे ग्रंथि जो हार्मोन्स को सीधे ब्लड में स्रावित करती हैं, ऐसी ग्रंथियों को अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। यानी कि वे ग्रंथियां जो हार्मोन्स को सीधे ब्लड में स्रावित करती हैं, यानी स्रावित का मतलब होता है निकालती हैं, ऐसी ग्रंथियों को हम अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। दूसरा है बहिस्रावी ग्रंथि। एक्सोक्राइन ग्लैंड। जहाँ पर भी एंडो शब्द आए, एंडो का मतलब होता है अंदर, और जहाँ पर एक्सो आए, एक्सो का मतलब होता है बाहर। तो बहिस्रावी ग्रंथि क्या होती है? ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन्स का स्रावण नहीं करती हैं। ये रासायनिक पदार्थों का स्रावण नलिका के माध्यम से करती हैं। यानी ऐसी ग्रंथियां जो हार्मोन्स का स्रावण नहीं करते हैं, ये रासायनिक पदार्थों का स्रावण नलिका के माध्यम से करती हैं। जैसे यकृत में या पित्तवाहिनी नलिका होती है। पित्तवाहिनी नलिका जो है, जैसे यकृत की नलिका को पित्तवाहिनी नलिका कहते हैं, ये जो है पित्त रस का स्रावण करती है। उसी तरह से अग्नाशयी ग्रंथि है, इसकी नलिका है अग्नाशयी नलिका। अग्नाशयी नलिका किसका स्रावण करती है? अग्नाशयी रस का। तो जो ग्रंथि नलिका के माध्यम से रासायनिक पदार्थों का स्रावण करती है, ऐसी ग्रंथियों को हम बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। तो आइए, हम लोग ने ग्रंथियों के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग ने पढ़ा था जो पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां कितनी होती हैं? पाचक ग्रंथियां 3 होती हैं। पहली लार ग्रंथि, दूसरी यकृत और तीसरी अग्नाशय। तो अब हम लोगों को जो है इन्हीं पाचक ग्रंथियों के बारे में पढ़ना है एक एक करके। सबसे पहले हम डिटेल से लार ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद यकृत के बारे में पढ़ेंगे, फिर अग्नाशय के बारे में पढ़ेंगे। अब हमें ये जानना है कि जो ये तीनों ग्रंथियां हैं, ये किस प्रकार की ग्रंथि हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि हैं या बहिस्रावी ग्रंथि? तो आहार नाल में हमने आपको थोड़ा थोड़ा बताया था कि जो ये लार ग्रंथि हमारे मुख गुहा में पाई जाती है, और ये जो लार ग्रंथि होती है, ये भी एक नलिका के माध्यम से अपने लार का स्रावण करती है। तो ये भी बहिस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आएगा। यकृत भी एक पित्तवाहिनी नलिका के द्वारा अपने रस का स्रावण करती है, तो
तो ये भी बहिस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आएगा। और अग्नाशय भी एक नलिका के द्वारा अपने पदार्थों का श्रावण करती है, इसलिए इसको भी बहिस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत रखा जाएगा। तो जो पाचक ग्रंथियां हैं ये किस प्रकार की ग्रंथि हैं? ये बहिस्रावी ग्रंथि हैं। तो अब हम इसके बाद लार ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोगों ने ग्रंथि के बारे में पढ़ लिया कि ग्रंथि दो प्रकार की होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि। अब हम लोग पाचक ग्रंथियों में सबसे पहला जो है लार ग्रंथि, उसको पढ़ेंगे। तो ये लार ग्रंथि का फिगर है। लार ग्रंथि को सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। जोड़ी का मतलब होता है डबल, जितनी भी लार ग्रंथियां हैं ये डबल होती हैं। तो मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जो प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार का स्राव करती हैं। हमने आपको बताया कि जो ग्रंथि है वो किसी न किसी रस का स्राव करेगी, किसी न किसी एंजाइम्स का, हार्मोन्स का स्राव करेगी। तो हमारे मुख गुहा में लार ग्रंथि पाई जाती है जो लार का स्राव करती है, और ये प्रतिदिन यानी रोजाना 1 से 1.5 लीटर लार का स्राव करती है। और इनकी संख्या कितनी होती है? सब जोड़े 3 ग्रंथियां होती हैं और ये जोड़े में होती हैं। अगर इनकी पूरी संख्या देखा जाए तो 3 दूना के 6। तो लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। अब 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं तो कौन कौन सी होती हैं? पहली लार ग्रंथि है कर्णपूर ग्रंथि। पैरिटोड ग्लैंड। पैरिटोड ग्लैंड कहाँ होता है? कर्णपूर ग्रंथि। जो कर्णपूर ग्रंथि होती है ये बिल्कुल कान के पास होती है। जो कर्णपूर ग्रंथि होती है ये बिल्कुल कान के पास होती हैं, यानी कि गाल के साइड जो नीचे का भाग होता है यहाँ पर कर्णपूर ग्रंथि स्थित होती है। हमारे जो लार ग्रंथियाँ होती है वो किसी न किसी नलिका द्वारा हमारे मुख गुहा में खुलती है। तो जो कर्णपूर ग्रंथि होती है ये स्टेंसन की नलिका, यानी कर्णपूर ग्रंथि जो है किस नलिका द्वारा खुलती है? ये स्टेंसन की नलिका होती है। स्टेंसन की नलिका द्वारा हमारे ऊपरी जबड़े में, ऊपरी जबड़े का मतलब यहाँ पर, यानी कि ये ग्रंथि कान के पास स्थित होती है मगर इसकी ओपनिंग कहाँ होती है? ऊपरी जबड़े में होती है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो कर्णपूर ग्रंथि होती है ये कान के पास स्थित होती है और ये स्टेंसन की नलिका द्वारा हमारे ऊपरी जबड़े में खुलती है। और सभी लार ग्रंथियों में से 3 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तीनों में से सबसे बड़ी ग्रंथि यही होती है और ये लगभग जो है लार का 25 से 30% भाग बनाती हैं। जो कर्णपूर ग्रंथि होती है ये लार का 25 से 30% भाग बनाती है और ये हमारे ऊपरी जबड़े में खुलती है। अब दूसरी ग्रंथि आती है दूसरा आता है अधोहनु ग्रंथि। इसे बोलते हैं सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलरी। इसमें देख लीजिए ये कहाँ स्थित होता है। कर्णपूर ग्रंथि कान के पास स्थित होती है।
और इसकी ओपनिंग कहाँ होती है ये देख लीजिए, ऊपरी जबड़े में। किस नलिका द्वारा? स्टेंसन की नलिका द्वारा। फिर दूसरा आता है अधोहनु ग्रंथि, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलरी। ये कहाँ स्थित होता है? ये मुख गुहा के पश्च भाग में यानी पीछे भाग में स्थित होता है। ये देखिए, इस वाले को बोलते हैं अधोहनु। सब मैक्सिलरी से सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर। जो दूसरी लार ग्रंथि है उसे कहते हैं अधोहनु ग्रंथि या सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलरी। ये कहाँ स्थित होता है? ये निचले जबड़े के पश्च भाग में यानी पीछे भाग में स्थित होता है। ये निचले जबड़े के पश्च भाग यानी पीछे भाग में अधोहनु ग्रंथि स्थित होती है। अब ये किस नलिका द्वारा खुलती है? तो ये आप लोग देख सकते हैं, इस नलिका को हम बोलते हैं वार्टन्स की नलिका। यानी कि अधोहनु ग्रंथि जिस नलिका द्वारा मुख गुहा में खुलती है उस नलिका को बोलते हैं वार्टन्स नलिका। अब ये नलिका खुलती कहाँ है? ये वाला जैसे हमने आपको बताया, ये कहाँ खुलती है? ऊपरी जबड़े में खुलती है। और ये कहाँ खुलती है? वार्टन्स की नलिका ये निचले जबड़े में, ये निचले जबड़े में कृंतक दांतों के पास, कृंतक दांतों के पीछे और जिह्वा के नीचे यानी कि जो अधोहनु ग्रंथि है ये निचले जबड़े के कृंतक दांत, हमने आपको बताया था दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला कृंतक, दूसरा रत्नक, फिर चर्वणक, अग्रचर्वणक, 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो जो कृंतक आगे के जो 4 दांत होते हैं निचले जबड़े के, उन्हीं चारों दांतों के पीछे भाग में और जिह्वा के नीचे, जब हम जीभ को उठाते हैं तो उसके नीचे खाली भाग होता है, उसी भाग में और कृंतक दांत के जस्ट पीछे ये अधोहनु ग्रंथि यानी इसकी जो नलिका होती है वार्टन्स की नलिका, ये खुलती है। कहाँ खुलती है? निचले जबड़े के कृंतक दांतों के, ये जो 4 दांत कृंतक के हैं, कृंतक दांतों के पीछे और जिह्वा के ठीक नीचे खुलता है अधोहनु ग्रंथि। अब ये जो है लार का सबसे अत्यधिक भाग यानी 60 से 70% भाग जो है अधोहनु ग्रंथि बनाती है। लार का 60 से 70% भाग कौन बनाता है? अधोहनु ग्रंथि। और कर्पूर ग्रंथि जो होती है ये 25 से 30% भाग बनाती है। अब अगला आता है तीसरी ग्रंथि जिसे हम अधोजिह्वा ग्रंथि कहते हैं, जो ठीक जिह्वा के नीचे स्थित होती है। यानी जो जीभ होता है, जीभ के नीचे कौन सी ग्रंथि स्थित होती है? अधोजिह्वा ग्रंथि स्थित होती है। ये देख रहे हैं आप लोग, ये जीभ है, जिह्वा के ठीक नीचे कौन सी ग्रंथि स्थित है? इसे बोलते हैं अधोजिह्वा। इंग्लिश में इसको सबलिंगुअल कहते हैं। अधोजिह्वा ग्रंथि, इसकी जो है कोई यहाँ आपको नली नहीं दिखाई दे रही होगी खास, क्योंकि ये जिह्वा के ठीक नीचे जो सतह होती है, जब आप लोग जीभ को ऊपर करेंगे तो वहाँ पर ऐसे खाली सतह दिखाई देती है। तो उस सतह पर कई सारी छोटी छोटी महीन नलिका होती है। एक नली नहीं होती है इसकी, कई सारी ढेर सारी महीन नलिका होती हैं, जिसे हम कहते हैं रिविनस या बार्थोलिन की नलिका।
यानी कि जो अधोजिह्वा ग्रंथि है ये जिह्वा के ठीक नीचे स्थित भी होती है और वहीं से ये कई सारी महीन नलिकाएं जिह्वा के ठीक नीचे जो सतह होती है उन्हीं सतह पर खुलती है और जहाँ से वो लार जो है क्या होता है, निकलता है। तो आइए तीसरा लिख लेते हैं। तीसरी जो ग्रंथि है अधोजिह्वा सबलिंगुअल, ये किस नलिका द्वारा खुलती है मुख में? रिविनस या बार्थोलिन। रिविनस या बार्थोलिन की कई सारी ढेर सारी महीन नलिका होती है। इस तरह से कई सारी ढेर सारी महीन नलिका होती हैं जो जिह्वा के ठीक नीचे जो सतह होती है उनकी सतह पर ढेर सारी ये जो नलिकाएं होती है रिविनस या बार्थोलिन की, ये खुलती हैं। अब जो है ये कहाँ स्थित होती हैं? इसकी नलिका कहाँ खुलती है? जिह्वा के ठीक नीचे उनकी सतह पर, सतह या उनकी फर्श पर, यानी जिह्वा के ठीक नीचे उनके फर्श पर रिविनस या बार्थोलिन की जो नलिका होती है ये खुलती है जहाँ से लार स्राव होता है। अब ये जो है लार का कितना % भाग बनाती है? ये लार का 3 से 5% भाग जो है बनाती है। तो ये थी हमारी तीनों लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियाँ कितनी होती हैं? 3 होती हैं। कौन कौन सी? पहली कर्णपुट ग्रंथि जो कान के पास स्थित होती है और ये किस नलिका द्वारा जो है हमारे मुख गुहा में खुलती है? ये स्टेंसन की नलिका द्वारा खुलती है। और ये कहाँ खुलती है? हमारी ऊपरी जबड़े में। और ये लार का कितना % भाग बनाती है? 25 से 30% भाग लार का बनाती है। फिर दूसरी ग्रंथि आती है अधोअनु ग्रंथि। ये ग्रंथि जो है कहाँ स्थित होती है? ये निचले जबड़े के पश्च भाग में स्थित होता है। पश्च का मतलब निचले जबड़े के पीछे भाग में स्थित होता है। और ये किस नलिका द्वारा हमारे मुख गुहा में खुलती है? वार्टन्स की नलिका द्वारा। किस नलिका द्वारा? वार्टन्स की नलिका द्वारा। और ये कहाँ खुलती है हमारी मुख गुहा में? निचले जबड़े के जो कृंतक दांत हैं, कृंतक दांतों के पीछे और जिह्वा के ठीक नीचे ये खुलता है। और ये लार का 60 से 70% भाग बनाती हैं। फिर तीसरी ग्रंथि आती है अधोजिह्वा ग्रंथि। अधोजिह्वा ग्रंथि ये किस नलिका द्वारा खुलती है? रिविनस या बार्थोलिन की नलिका द्वारा। इनमें कई सारी नलिकाएं होती है, एक नलिका नहीं होती है। जो जिह्वा के ठीक नीचे जो फर्श होता है उस फर्श पर ये खुलती हैं और ये लार का 3 से 5% भाग बनाती हैं। तो प्रतिदिन जो है हमारा लार जो है 1 से 1.5 लीटर लार स्रावित होता है हमारे मुख गुहा में। अब हम पढ़ेंगे कि लार के कार्य क्या क्या होते हैं। तो हम लोग ने लार के बारे में पढ़ लिया। लार 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि हमारे मुख गुहा में 3 प्रकार की 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे कि लार में क्या क्या उपस्थित होता है और उनके कार्य क्या क्या होते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है कार्य में। कार्य में पहला पॉइंट है कि लार में श्लेष्मा पाया जाता है। लार में श्लेष्मा पाया जाता है जो मुख को चिपचिपा बनाए रखता है। यानी लार में श्लेष्मा पाया जाता है जो हमारे मुख को क्या बनाए रखता है? चिपचिपा बनाए रखता है। अब दूसरा पॉइंट है कि लार में
टायलिन एवं एमाइलेज, लार में टायलिन एवं एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में टायलिन एवं एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में क्या करता है? सहायता करता है। यानी कि 30% भाग कार्बोहाइड्रेट का हमारे मुख गुहा में ही उसका पाचन हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट हमने बताया था आपको किन किन चीज़ों में पाया जाता है, जैसे रोटी हो गया, चावल हो गया, इन सब में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो उसका 30% भाग जो है वो हमारे मुख गुहा में ही पच जाता है। किसके कारण? टायलिन एवं एमाइलेज नामक एंजाइम के कारण वो क्या हो जाता है? उसका 30% भाग कार्बोहाइड्रेट का हमारे मुख गुहा में उसका पाचन हो जाता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? स्टार्च होता है। तो ये स्टार्च को किस में बदल देता है? ये स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। टायलिन एवं एमाइलेज नामक एंजाइम कार्बोहाइड्रेट में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। और माल्टोज क्या होता है? मीठा होता है, जिससे हम रोटी खाते हैं और कुछ समय बाद क्या होता है? रोटी हमें मीठी लगती है। क्यों? क्योंकि उसमें उपस्थित स्टार्च को जो एमाइलेज नामक एंजाइम है और टायलिन, ये उसको माल्टोज में परिवर्तित कर देता है, इसलिए हमें रोटी भी क्या लगती है? मीठी लगती है। अब इसका तीसरा पॉइंट है, लार में लाइसोजाइम प्रतिरक्षी पाया जाता है। प्रतिरक्षी का मतलब एंटीबॉडी। लाइसोजाइम नामक प्रतिरक्षी पाया जाता है जो मुख में आए हानिकारक बैक्टीरिया की सेल वॉल को नष्ट कर देता है। यानी कि लार में लाइसोजाइम नामक प्रतिरक्षी एंटीबॉडी पाया जाता है, लाइसोजाइम नामक, जो हमारे मुख गुहा में जब हम भोजन करते हैं, भोजन के द्वारा जो बैक्टीरिया आ जाते हैं हमारे मुख में, उन बैक्टीरिया की सेल वॉल को ये क्या कर देता है? लाइसोजाइम नामक एंजाइम नष्ट कर देता है। यानी कि लार में लाइसोजाइम एक प्रतिरक्षी, एक एंटीबॉडी पाया जाता है हमारे मुख में, जो मुख में आए हानिकारक बैक्टीरिया की सेल वॉल को, सेल वॉल क्या होता है? बैक्टीरिया जिसके द्वारा बनी होती है, उसकी जो बाहरी परत होती है, उस बाहरी परत को कहते हैं सेल वॉल। तो सेल वॉल को ही क्या कर देता है? लाइसोजाइम प्रतिरक्षी नष्ट कर देता है, जिससे बैक्टीरिया क्या हो जाती है? मर जाती है। तो ये इसका तीसरा कार्य था। चौथा कार्य है, लार मुख को साफ करने का कार्य करता है। लार मुख को साफ करने का कार्य करता है। यानी कि जो लार हमारे मुख गुहा में उपस्थित होता है, ये हमारे पूरे मुख को साफ भी करता है। अब इसका अगला कार्य है, पांचवा,
कभी कभी क्या होता है कि जो कर्णपुड़ ग्रंथि होती है, जो कान के पास ग्रंथि पाई जाती है, इनमें इन्फेक्शन के कारण क्या होता है, मम्स नामक वायरस इनमें इन्फेक्टेड हो जाता है और गलसुआ रोग उत्पन्न होता है, जिसमें गाल क्या हो जाता है, पूरा सूज जाता है। तो ये किसमें, कर्णपुड़ ग्रंथि में मम्स नामक वायरस के इन्फेक्शन के कारण कौन सा डिसीज हो जाता है, गलसुआ रोग, जिससे गाल क्या होता है, पूरी तरह से सूज जाता है। तो इसको भी लिख लीजिए, कर्णपुड़ ग्रंथि में मम्स नामक विषाणु के कारण, विषाणु के इन्फेक्शन के कारण, इन्फेक्शन के कारण गलसुआ रोग उत्पन्न हो जाता है, जिससे गाल सूज जाता है। तो कार्य में क्या क्या था, लार में श्लेष्मा पाया जाता है जो मुख को चिपचिपा बनाए रखता है। इसका दूसरा कार्य क्या है, लार में टाइलिन एवं एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में क्या करता है, सहायता करता है। कार्बोहाइड्रेट में उपस्थित स्टार्च को ये क्या कर देता है, माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। हमारे मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का 30% पाचन मुख गुहा में ही हो जाता है। तीसरा कार्य क्या है, लार में लाइसोजाइम प्रतिरक्षी पाया जाता है, एंटीबॉडी पाया जाता है जो हानिकारक जीवाणुओं की सेल वॉल को नष्ट कर देता है। लार मुख को साफ करने का कार्य करता है। इसका पांचवा कार्य कि कर्णपुड़ ग्रंथि में इन्फेक्शन के कारण, मम्स नामक वायरस के इन्फेक्शन के कारण उनमें क्या होता है, गलसुआ रोग उत्पन्न हो जाता है, जिससे गाल क्या हो जाता है, सूज जाता है। लार में सबसे अत्यधिक क्या पाया जाता है, लार में 99% जो है जल पाया जाता है, जिससे लार बना होता है। तो हमारे लार ग्रंथि खत्म हो गए। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।